हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और अब हम सीरीज शुरू करने वाले हैं प्रोसीडिंग्स की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्टिकुलर केस की किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस सीरीज की जो पहली वीडियो है वो है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, मतलब जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एनआई एक्ट है, चेक बाउंस का केस है, शुरू कहाँ से होता है। ए ने बी को चेक दिया, अब बी ने जाके वो चेक बैंक में लगाया। अब बैंक में लगाने के बाद वो चेक बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट फंड की वजह से, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो बाउंस हो गया। बाउंस हो जाने के बाद जो बैंक है, बैंक ने कस्टमर को मतलब बी को एक मीमो दिया जिसमें लिखा था कि किस वजह से ये चेक बाउंस हुआ। अब चेक बाउंस हो जाने के बाद आपके पास 30 डेज का टाइम होता है डिमांड नोटिस भेजने के लिए, जिसको हम लीगल नोटिस भी बोलते हैं। और जैसे ही आपने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजने के 30 डेज बाद, 30 दिन बाद कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आप 30 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब 30 दिन हो गए, 31वें दिन से आप केस फाइल कर सकते हैं। अब जो एक कोज ऑफ एक्शन है केस फाइल करने का, ये 15 डेज तक रहता है। मतलब पहले 30 डेज जो है, 30 डे होते ही आपका कोज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो कोज ऑफ एक्शन 15 डेज तक रहेगा। तो उन 15 डेज के बीच में हमें केस फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अगर हम इस 15 डेज में नहीं करते तो वो लिमिटेशन क्रॉस हो जाएगी, तो वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा। अब इस एनआई एक्ट की, इस चेक बाउंस की एक टिप है कि जब हम चेक देते हैं, चेक पर जो डेट होती है उसके बाद उसकी वैलिडिटी चेक की 3 मंथ्स की होती है और हम उस चेक को कितनी बार भी बाउंस करवा सकते हैं उन 3 महीनों में। पर जो आज की टिप है वो ये है कि जब आपका चेक पहली बार बाउंस होता है तभी आपको डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस भेज देना है। आपके लीगल नोटिस भेजने के 30 डेज बाद आपको केस फाइल कर देना है। ये नहीं कि आप बार बार उस चेक को बाउंस करवाएं, मतलब आप करवा सकते हैं, बट एक टिप है कि आपका जब पहली बार ही बाउंस होता है तभी आप उसको स्टार्ट कर दें। तो केस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? केस फाइल करना। कंप्लेनेंट कोर्ट में जाता है और केस फाइल करता है। अब केस फाइल करने के बाद क्या होता है, फाइल कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट में जाने के बाद प्रिलिमिनरी एविडेंस होती है। प्रिलिमिनरी एविडेंस किसकी होती है? कंप्लेनेंट की, मतलब जो कंप्लेनेंट है, जिसने चेक लिया था और वो चेक बाउंस हो गया, जिसने केस फाइल किया है, उसकी एविडेंस होती है प्रिलिमिनरी एविडेंस। और ये प्रिलिमिनरी एविडेंस जब हम केस फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसी के साथ एफिडेविट में ये प्रिलिमिनरी एविडेंस लगती है। और जब कोर्ट में केस जाता है तो कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एविडेंस, जिसमें वो अपनी स्टेटमेंट देता है और कहता है कि जो मेरे एफिडेविट में लिखा है उसको ही एविडेंस माना जाए। अब जब प्रिलिमिनरी एविडेंस हो जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट हो जाती है, उसके बाद ये कोर्ट के पास अब डिसीजन आ जाता है। कोर्ट चेक करती है कि वो बार्ड बाय लिमिटेशन तो नहीं है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कंप्लीट है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो कोर्ट जो एक्यूज्ड है उसको सम्मन कर देती है। अगर केस बार्ड बाय लिमिटेशन होता है तो वो उसी टाइम पर केस खत्म हो जाता है। और एक और केस होता है, अगर आपका केस प्री मैच्योर है कि अभी आपके केस को 30 डेज भी नहीं हुए, कोज ऑफ एक्शन अराइज भी नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कहती है कि आप अपने इस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लें और जैसे ही ये केस मैच्योर होता है 30 डेज बाद आप उसको दोबारा से फाइल कर दें। बट अगर आपका जो लिमिटेशन पीरियड है, जो कोज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद 15 डेज है, उसको क्रॉस कर चुका है, वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया है, तो इस केस में कोर्ट उसको उसी टाइम पर डिसमिस कर देगी। और अगर आपका केस डिसमिस नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा, जो एक्यूज्ड है उसको सम्मन सेंड कर दिए जाएंगे। अब सम्मन सेंड हो जाने के बाद 30 डेज का टाइम होता है। कोर्ट यूजुअली क्या करती है, 30 जैसे ही सम्मन इशू होते हैं 30 डेज की डेट लगा देते हैं, मिनिमम 30 डेज की डेट लगा देती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मिनिमम 30 डेज की डेट लगेगी और जब वो 30 डेज की डेट के पर भी अगर वो एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं होता है कोर्ट में, तो एक्यूज्ड के बेलेबल वारंट होंगे और वो बेलेबल वारंट के बाद एक और डेट लग जाएगी। और जब अगली डेट पर दोबारा से जो एक्यूज्ड है वो अपीयर नहीं होता है, कोर्ट में नहीं आता है, तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएंगे।
अब नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाने के बाद भी अगली डेट लगती है और अब अगली डेट पर भी एक्यूज नहीं आता है, तो प्रोसीडिंग्स ऑफ पीओ मतलब प्रोक्लेम ऑफेंडर की प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। अब ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो प्रोसीडिंग्स है वो किस तरह से चलेंगी? जो कांस्टेबल है जो बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट लेके उसके एड्रेस पर जा रहा है, उसकी स्टेटमेंट होएगी ऑन ओथ कि वो कहेगा कि मैं इस एड्रेस पर गया था बट वो नहीं मिला, या जो भी रीज़न था वो उसको अपनी स्टेटमेंट में मेंशन करेगा, ऑन ओथ स्टेटमेंट देगा कोर्ट में। और उसके बाद अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ सीआरपीसी जो एक्यूज्ड की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, और अटैच करने के बाद अगर अटैचमेंट के बाद भी वो एक्यूज नहीं आता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देती है, और ऑक्शन करने के बाद जिससे वो पैसा मिलता है उसको उस पैसे को कंप्लेनेंट को दे दिया जाता है, और अगर कोई फालतू पैसे बचते हैं तो वो कोर्ट अपने पास सबमिट कर लेती है। और अब अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो फिर प्रोसीडिंग आगे चलेगी और उस एक्यूज को डिक्लेयर कर दिया जाएगा पीओ, प्रोक्लेम ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसके बाद पुलिस स्टेशन को अंडर सेक्शन 174A सीआरपीसी एक एफआईआर लॉन्च करनी होगी प्रोक्लेम ऑफेंडर की। उसके बाद पुलिस उसको सर्च आउट करेगी, उसको ढूंढ कर लाएगी। अब जब वो पकड़ा जाएगा तो पहले तो उसको अपनी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाली एफआईआर है उसमें बेल करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद पुलिस उसको जो मेन केस है एनआई एक्ट का 138 का उसमें अपीयर करवाएगी, और वहां पर अपीयर हो जाने के बाद वहां पर बेल करवानी पड़ेगी। अब हम थोड़ा रिवर्स चलते हैं कि पहले बेलेबल वारंट होते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, फिर पीओ होता है। अब इन तीनों केसेस में किसी भी स्टेज पर अगर एक्यूज अपीयर होता है तो उसको अपनी बेल करवानी पड़ती है, बेल बॉन्ड फर्निश करवाने पड़ते हैं। इसमें से कोई से भी स्टेज पर आप आएंगे उसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि आपको बेल बॉन्ड फर्निश करवाने पड़ेंगे। बट अगर आप पीओ गए हैं तो आपको दो जगह बेल करवानी पड़ेगी, मतलब एक्यूज्ड को दो जगह बेल करवानी पड़ेगी, एक तो जो एफआईआर हो गई पीओ की, और दूसरा एनआई एक्ट में उसको अपनी बेल करवानी पड़ेगी। अब जब बेल बॉन्ड फर्निश हो गई, एक्यूज रिलीज हो गया, तो इस स्टेज पर जो कंप्लेनेंट का एडवोकेट है वो एक और एप्लीकेशन लगा सकता है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 143A ऑफ एनआई एक्ट। तो इस एप्लीकेशन का मतलब है कि जो चेक अमाउंट है उसका अप टू 20% जो एक्यूज है वो कंप्लेनेंट को देगा, इनिशियल स्टेज पर है। अब क्या होता है, एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन के बाद जो एक्यूज्ड का एडवोकेट है वो उसको रिप्लाई करता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि कितने % एक्यूज्ड इनिशियल स्टेज पर अब पे करेगा कंप्लेनेंट को, कि पे नहीं करेगा, और कितना करेगा, कितने % पे करेगा। अप टू 20% हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट 20% भी हो सकता है। अब अगर ये एप्लीकेशन नहीं लगी या नहीं लगी, इसके बाद क्या प्रोसीडिंग होगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन लगती है या नहीं लगती, ये तो एप्लीकेशन साथ साथ चलती रहेगी, इसके साथ साथ जो मेन केस की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चलती रहेगी। अब जब एक्यूज्ड रिलीज हो गया तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है प्ली ऑफ डिफेंस। अब प्ली ऑफ डिफेंस में क्या होगा, जो एक्यूज्ड है वो अपना डिफेंस लेगा, ग्राउंड ढूंढेगा कि उसके पास क्या ग्राउंड है डिफेंस लेने का, और अपनी स्टेटमेंट देगा, और जो स्टेटमेंट है ऑन ऑथ होगी। अभी किस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है कि मेरा चेक गुम हो गया था, या A to Z जो भी वो ग्राउंड लेता है वो यहाँ पर ग्राउंड अपने प्ली ऑफ डिफेंस में देगा। एक्यूज की स्टेटमेंट हो जाने के बाद अब जो एक्यूज के एडवोकेट हैं वो कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे अंडर सेक्शन 145 ऑफ एनआई एक्ट। अब वो जब एप्लीकेशन लगेगी, एप्लीकेशन अलाउ हो जाने के बाद जो एक्यूज का एडवोकेट हैं वो कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करेंगे। अब इसके अलावा अगर कंप्लेनेंट को किसी रीजन से अपने अलावा कोई और विटनेस एग्जामिन करवाना है तो उस केस में जो कंप्लेनेंट के एडवोकेट है वो एक एप्लीकेशन लगाएंगे अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी। ये तो हो गया कि अगर करवानी है, ये सब केसेस में नहीं होता, जहां पर जरूरत होती है वहां पर कंप्लेनेंट के एडवोकेट एविडेंस करवाते हैं। और इसके बाद अगर जो विटनेस हैं कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिन करने के बाद, या अगर और कोई विटनेस ऐड हुआ है उसको क्रॉस एग्जामिन करने के बाद एविडेंस क्लोज हो जाएगी। अब एविडेंस क्लोज हो जाने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो होगा
स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। और जो ये स्टेटमेंट होगी ये विदाउट ऑथ होगी। और इस स्टेटमेंट में जो एक्यूज्ड की जो स्टेटमेंट होती है वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होती है कि ये सिग्नेचर आपके हैं, ये चेक आपका है, आपको लीगल नोटिस मिला था या नहीं मिला था, इस तरह से ये स्टेटमेंट होएगी, बट विदाउट ऑथ होएगी। अब ये 313 मतलब 313 CRPC हो जाने के बाद, एक्यूज की स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 हो जाने के बाद क्या होगा, जो केस है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर आ जाएगा। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर आने पर दोनों के एडवोकेट्स, कंप्लेनेंट के एडवोकेट और एक्यूज के एडवोकेट की आर्ग्यूमेंट होएगी और फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद कोर्ट डिसीजन देगी। अगर कोर्ट इसमें कंपनसेशन ग्रांट करती है तो कंपनसेशन डबल तक ग्रांट कर सकती है, प्लस 2 साल तक की सजा कर सकती है। और अगर केस प्रूव नहीं होगा तो केस कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी। तो ये थी प्रोसीडिंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती हैं NI एक्ट के केस की, मतलब चेक बाउंस के केस की प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से हम और भी केसेस की प्रोसीडिंग्स लेके आएंगे कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती हैं। ये वीडियो उनके लिए थी कि किसी का अगर केस चल रहा है NI एक्ट का, चेक बाउंस का, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से मेरे केस की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। और इतनी जल्दी ये प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, इसमें टाइम लगता है, डेट्स लगती हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, कॉलेज से LLB करके पास आउट हुए हैं। अब उनको बुकिश नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उन्हें नहीं पता होता कि प्रैक्टिकली प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलती है। तो आई होप इस वीडियो से उन फ्रेशर्स को हेल्प मिलेगी और वो समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको लीगल ड्राफ्टिंग डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thegoligal.com। आपको उन ड्राफ्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।